नासिक के सिस्टम, समाज और सच का बड़ा सवाल। नासिक का यह मामला सिर्फ एक कंपनी या कुछ लोगों की कहानी नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम, समाज और सोच का आईना है। जब कार्यस्थल सुरक्षित नहीं, जब आवाज़ दबा दी जाती है और जब सच सामने आने में सालों लगते हैं, तो सवाल सिर्फ दोषियों पर नहीं बल्कि हम सब पर उठता है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर। इन दिनों TCS की एक BPO यूनिट में जिस तरह से यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण को लेकर, तो क्या सच में बदलाव चाहते हैं या हर बार की तरह इसे भी भूल जाएंगे? यह लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं, भरोसे की है। अब फैसला हमारा है, चुप रहना है या सच के साथ खड़ा होना है। नासिक में जो मामला इस वक्त चर्चा में है वह निजी कंपनी टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज यानी TCS से जुड़ा है। आरोप है कि नासिक में TCS की एक BPO यूनिट में बीते कुछ वर्षों से यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का प्रयास चल रहे थे। यह घटना 2022 से मार्च 2026 के बीच बताया गया। इस मामले में कंपनी के 9 कर्मचारियों, जिसमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष ने अपने वरिष्ठ सहकर्मियों के खिलाफ 9 अलग अलग FIR दर्ज कराई है। दोस्तों, महाराष्ट्र का नासिक एक शांत शहर जहां IT सेक्टर में काम करने वाले हजारों युवा अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसी शहर में एक ऐसी कहानी सामने आए जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज, सिस्टम और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर देते। एक ऐसी कहानी जहां आरोप है यौन उत्पीड़न के, मानसिक प्रताड़ना के और सबसे विवादित जबरन धर्म परिवर्तन के। आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज यानी TCS के नासिक सेंटर से जुड़े इस मामले की, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। मामला क्या है? सब कुछ शुरू हुआ एक 23 वर्षीय महिला कर्मचारी की शिकायत से। उसने आरोप लगाया कि उसे प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके साथ यौन शोषण हुआ और उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। यह शिकायत दर्ज हुई नासिक के पुलिस स्टेशन में और यहीं से एक के बाद एक परतें खुलने लगी। कुछ दिनों में 8 और महिलाएं और 1 पुरुष कर्मचारी सामने आए और कुल मिलाकर 9 FIR दर्ज हो गई। आरोप कितने गंभीर हैं, अब इन आरोपों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन चुका है। महिला कर्मचारियों का आरोप है वरिष्ठ सहकर्मियों ने उनका शोषण किया, मानसिक दबाव बनाया और कुछ मामलों में दुष्कर्म तक के आरोप लगाए गए। यह सबसे विवादित हिस्सा है। आरोप है कि कुछ लोग महिला कर्मचारियों को एक खास धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। उन्हें रीति रिवाज बदलने के लिए कहा गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें भी कही गई। क्या यह संगठित नेटवर्क था? जांच में जो बातें सामने आई वो और भी चौंकाने वाली है। पुलिस को शक है कि यह एक संगठित समूह हो सकता है। आरोप है कि कुछ लोग मिलकर कमजोर मानसिक स्थिति वाले कर्मचारियों को टारगेट करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप में रणनीति बनाई जाती थी, पहले दोस्ती, फिर भरोसा, फिर दबाव। अगर ये सच है तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। HR की भूमिका पर सवाल। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या कंपनी का सिस्टम फेल हुआ? कुछ पीड़ितों का दावा है कि उन्होंने HR से शिकायत की थी, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ तक कहा गया ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम फेलियर है। इस पूरे मामले में TCS कंपनी की तरफ से क्या कहा गया? टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने इन आरोपों को गंभीर बताया। आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, आंतरिक जांच शुरू की गई, बाहरी एजेंसियों को भी शामिल किया गया। लेकिन एक बड़ा बयान भी आया। कंपनी ने कहा कि उन्हें अपने पोस्ट सिस्टम के जरिए ऐसी कोई शिकायत पहले नहीं मिली थी। यानी सवाल उठता है, क्या पीड़ितों ने शिकायत नहीं की थी या सिस्टम तक उनकी आवाज़ पहुंची ही नहीं? इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने SIT बनाई, 9 FIR दर्ज हुई, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 आरोपी फरार बताया गया। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कोई बाहरी फंडिंग थी, क्या यह किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा मामला है
इसके लिए एटीएस और अन्य एजेंसियों से भी संपर्क किया गया। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया, यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। सामाजिक बहस छिड़ गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया, जांच समिति बनाई। यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। एक याचिका दायर की गई जिसमें मांग की गई कि जबरन धर्मांतरण को आतंकवादी कृत्य घोषित किया जाए। अब यह देखना होगा कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। अब सबसे अहम सवाल, क्या जो सामने आ रहा है वो पूरा सच है या इसमें कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है। जांच अभी जारी है, कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ है और हर आरोपी कानूनन निर्दोष हैं जब तक दोष साबित नहीं हो। इसलिए हमें भावनाओं में नहीं, तथ्यों में बात करनी होगी। यह मामला हमें क्या सिखाता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा कितनी जरूरी है, शिकायत तंत्र कितना मजबूत होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ उठाना। अगर पहली शिकायत नहीं आती है तो शायद यह मामला कभी सामने नहीं आता। नासिक की यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ खामियां हैं। और अब सवाल है, क्या हम इससे सीखेंगे या अगली घटना का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर बड़े मामले की एक टाइमलाइन होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहां हर तारीख एक नया खुलासा बन जाती है। नासिक का यह मामला भी सिर्फ आरोपों की कहानी नहीं है, बल्कि तारीखों में छिपी एक पूरी पैटर्न स्टोरी है। आज हम उसी टाइमलाइन को जोड़ने और समझने की आखिर अंदर क्या चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। 9 से 17 अप्रैल राजनीतिक प्रतिक्रिया। 17 अप्रैल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दूसरे शहर तक पहुंच गई। कंपनी ने कहा उन्हें पोस्ट सिस्टम में शिकायत नहीं मिली, यानी सिस्टम वर्सेस रियलिटी का टकराव सामने आया। अब सबसे अहम हिस्सा, यह सब कैसे हुआ। जांच के सामने आए संभावित पैटर्न। ऐसे कर्मचारी चुने जाते हैं जो मानसिक या आर्थिक रूप से कमजोर हों। दूसरा, दोस्ती, सहानुभूति और भरोसा। तीसरा, धीरे धीरे पीड़ित को अन्य लोगों से दूर करना। चौथा, जीवन शैली बदलने का दबाव, धार्मिक बातें और मानसिक नियंत्रण। अगर यह पैटर्न सच है तो यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि फिजियोलॉजी मैनिपुलेशन है। यह 4 और पोस्ट सिस्टम क्यों फेल हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल हर कंपनी में होता है, इंटरनेशनल कंप्लेन कमेटी, यह 4 एस्केलेशन, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन यहाँ पीड़ितों का दावा है कि उनकी शिकायत अनसुनी हुई। अगर यह सच है तो इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है। जैसे जैसे मामला बढ़ा, सोशल मीडिया पर कई दावे आए, कुछ वेरीफाइड कुछ अनवेरीफाइड। पुलिस को चेतावनी देनी पड़ी, पीड़ितों की पहचान उजागर न करें। यह बहुत जरूरी है क्योंकि गलत जानकारी पूरे केस को प्रभावित कर सकती है। सच्चाई अभी बाकी है। इस पूरी टाइमलाइन ने एक बात साफ है, मामला गंभीर है लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है। आरोप है लेकिन अदालत में साबित होना बाकी है। कई सवाल हैं जिसके जवाब अभी नहीं मिले हैं। हर बड़ी कहानी में सच्चाई तक पहुंचने में समय लगता है। नासिक का यह मामला भी एक ऐसी ही कहानी है जहां हर दिन एक नई परत खुल रही है और शायद अभी सबसे बड़ी सच्चाई आना बाकी है। दोस्तों, जब कोई मामला एक एफआईआर से निकलकर संसद, अदालत और समाज की बहस बन जाए तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, यह बन चुका है एक नेशनल डिस्कोर्स। नासिक का यह मामला भी अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां पर हर पक्ष अपनी अपनी सच्चाई लेकर सामने है। जैसे ही यह मामला सामने आया, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। एक तरफ सख्त कार्रवाई की मांग, दोषियों को कड़ी सजा देने की बात, दूसरी तरफ इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के आरोप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। इस केस का सबसे विवादित हिस्सा जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। यहीं से मामला सीधे सीधे राजनीतिक और वैचारिक बहस में बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह लव जिहाद जैसा पैटर्न हो सकता है, तो कुछ कहते हैं यह एक क्रिमिनल केस है।
इसे धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हम तथ्य देख रहे हैं या अपनी अपनी सोच के हिसाब से कहानी बना रहे हैं। मीडिया इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। कुछ चैनल इसे संगठित साजिश बता रहे हैं, कुछ इसे ओवर हाइप्ड केस कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग वार चल रहा है। अब सवाल, क्या सच बीच में कहीं खो रहा है? क्योंकि जांच अभी जारी है, अदालत का फैसला नहीं आया है, फिर भी लोग अपने अपने निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कानून। इस केस में कई धाराएं लग सकती हैं। यौन उत्पीड़न, आईपीसी और पॉक्स एक्ट के तहत कार्रवाई, जबरन धर्म परिवर्तन। अलग अलग राज्यों में इसके लिए कानून है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट परिभाषा नहीं है। आपराधिक साजिश, अगर गिरोह साबित होता है तो यह सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सबको जोड़कर एक बड़ा केस बन सकता है या यह अलग अलग घटनाओं का समूह है? सुप्रीम कोर्ट में बहस का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। एक याचिका में मांग की गई कि जबरन धर्म परिवर्तन को आतंकवादी कृत घोषित किया जाए। यह मांग बहुत बड़ी है। अगर ऐसा होता है तो कानून का दायरा बदल जाएगा और सज़ा भी बेहद कड़ी हो सकती है। लेकिन क्या हर केस में ऐसा लागू होगा या सिर्फ संगठित मामलों में? यह बहस अभी जारी है। समाज का आईना, हम कहाँ खड़े हैं? अब जरा समाज की बात करें। यह मामला हमें दिखाता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी, मानसिक दबाव और विश्वास का संकट, लेकिन साथ ही समाज में बढ़ती संवेदनशीलता और तुरंत प्रतिक्रिया। अब हर घटना सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाती है और समाज तुरंत जज बन जाता है। इस तरह के मामले में सबसे बड़ी चुनौती होती है संतुलन बनाए रखना। पीड़ित की आवाज़ सुनी जाए, लेकिन आरोपी को भी कानूनी अधिकार मिले, क्योंकि कानून कहता है जब तक दोष साबित न हो कोई भी अपराधी नहीं है। यह मामला कॉरपोरेट सेक्टर के लिए चेतावनी, कॉरपोरेट दुनिया के लिए भी एक बड़ा अलार्म है। क्या कंपनियों में एचआर सिस्टम मजबूत है? क्या पोस एक्ट सही से लागू हो रहा है? क्या कर्मचारी सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर जवाब नहीं, तो यह सिर्फ एक कंपनी की नहीं, पूरे सेक्टर की समस्या है। नैरेटिव का खतरा, सबसे बड़ा खतरा नैरेटिव बन जाना। जब कोई मामला धर्म, राजनीति और भावनाओं से जुड़ जाता है तो सच पीछे छूट जाता है और यहीं से केस हो सकता है। तो सच पीछे छूट सकता है और यहीं इस केस में भी हो सकता है। अब आता है सच बनाम धारणा। अब सवाल, क्या हम सच जानना चाहते हैं या सिर्फ अपनी धारणा को सही साबित करना चाहते हैं? क्योंकि सच हमेशा जटिल होता है और उसे समझने में समय लगता है। नासिक का यह मामला अब सिर्फ एक जांच नहीं, यह एक टेस्ट है हमारे सिस्टम का, हमारे समाज का और हमारी सोच का। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, सच की या धारणा की। दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, बल्कि सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी रह जाती हैं। नासिक का मामला भी अब सिर्फ एक केस नहीं, यह एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो ऐसी घटनाएं दोबारा होंगी। आइए सबसे पहले समझते हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या सामने आया। कई कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस जांच में संभावित संगठित पैटर्न के संकेत मिले। कंपनी ने आंतरिक जांच और सस्पेंस जैसे कदम उठाए। मामला अदालत, आयोग और राजनीति तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी अंतिम सच्चाई सामने आना बाकी है। इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिस्टम फेल हुआ? अगर पीड़ितों ने पहले शिकायत की थी और उसे नज़रअंदाज किया गया तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि संस्थागत विफलता है। हर कंपनी में एचआर पोस्ट कमेटी, इंटरनेशनल कंप्लेंट सिस्टम होता है, लेकिन अगर यह सिस्टम कागजों तक सीमित रह जाए तो इसका कोई मतलब नहीं। कॉरपोरेट इंडिया के लिए बड़ा अलार्म। यह मामला पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक अलार्म है। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जैसे बड़ी कंपनी में अगर ऐसे आरोप सामने आते हैं तो सवाल उठता है, क्या छोटी कंपनियों में हालत और ख़राब है? क्या कर्मचारी वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या शिकायत करने वालों को सपोर्ट मिलता है? अब समय आ गया है, कंपनियां सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाएं बल्कि उन्हें ज़मीन पर लागू करें।
महिलाओं की सुरक्षा शब्दों से आगे यह मामला महिला सुरक्षा के मुद्दे को फिर से केंद्र में ले आया है। क्या महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित हैं? क्या वे बिना डर अपनी बात रख सकती हैं? क्या उन्हें न्याय मिलेगा? यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, यह संस्कृति का सवाल है। जब तक कार्यस्थल की संस्कृति नहीं बदलेगी तब तक कानून भी सीमित रह जाएगा। धर्म और समाज संवेदनशील संतुलन। अब बात उस हिस्से की जो सबसे विवादित है, धर्म परिवर्तन का आरोप। यह एक ऐसा विषय है जो बहुत जल्दी भावनाओं को भड़का सकता है। इसलिए जरूरी है हर तथ्य की जांच हो, हर आरोप की पुष्टि हो और बिना सबूत कोई निष्कर्ष न निकाला जाए, क्योंकि गलत निष्कर्ष समाज को बांट सकते हैं। कानून में क्या बदलाव हो सकते हैं? इस केस के बाद कानून में बदलाव की मांग उठ सकती है। पॉस एक्ट को और मजबूत किया जा सकता है। जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून बन सकते हैं। कंपनियों के लिए ज़्यादा सख्त नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन हर नया कानून संतुलित होना चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग न हो और न्याय सही दिशा में जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस केस का भारत पर क्या असर होगा? कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियां अपने सिस्टम की समीक्षा करें, कानून व्यवस्था जांच एजेंसियों की भूमिका बढ़े, समाज लोगों में जागरूकता बढ़े, राजनीति यह मुद्दा चुनावी बहस बन सकता है। आज हर मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है। यह अच्छी बात भी है और जागरूकता बढ़ती है, लेकिन गलत जानकारी भी तेज़ी से फैलती है। इस केस में भी कई अफवाहें और अधूरी जानकारी सामने आई है, इसीलिए जिम्मेदारी हमारी भी है। शेयर करने से पहले तथ्य जांचें। अब सवाल आगे क्या? कंपनियों के लिए मजबूत HR सिस्टम, पारदर्शी शिकायत प्रक्रिया, नियमित ऑडिट, सरकार के लिए सख्त कानून, तेज जांच, पीड़ितों की सुरक्षा, समाज के लिए संवेदनशील जिम्मेदारी और संतुलन। इस पूरे केस से सबसे बड़ा सबक क्या? चुप्पी सबसे बड़ा खतरा। अगर लोग चुप रहते हैं तो यह मामला कभी सामने नहीं आता। इसलिए आवाज़ उठाना जरूरी और सिस्टम को सुनना भी जरूरी। नासिक की यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है हमारी कमजोरियां, हमारी चुनौतियां और हमारे अवसर। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इससे सीखेंगे या इसे भी एक और खबर बनाकर भूल जाएंगे? हर बदलाव एक सवाल से शुरू होता है और हर जवाब एक हिम्मत से। क्या हम वह हिम्मत दिखाएंगे? दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।